और आइए अब आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में खबर और खबर का पूरा विश्लेषण चुनाव 360 में। शुरुआत मोदी के दक्षिण दौरे से, जहां से 400 सीटों का आंकड़ा पूरा होगा। जहां 2019 में बीजेपी का खाता नहीं खुला था, वहां मोदी के लिए दीवानगी किस कदर बढ़ी है। लोग मोदी को देखने के लिए लाइट टावर पर चढ़ गए। भीड़ का जोश इतना हाई था कि मोदी को खुद ही रोकना पड़ा। आंध्रा में ऐसा नजारा दिखा तो मोदी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। आंध्रा में 13 मई को 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव हैं। बीजेपी ने यहां टीडीपी और जनसेना के साथ अलायंस किया है। पिछली बार आंध्रा में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने 2019 में 3 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार मोदी साथ हैं तो टारगेट भी बड़ा है। 25 सीटों में बीजेपी 6, टीडीपी 17 और जनसेना 2 सीटों पर लड़ेगी। विधानसभा चुनाव में टीडीपी 144, बीजेपी 10 और जनसेना 21 सीटों पर लड़ेगी। मोदी के टारगेट 400 प्लस के लिए साउथ में आंध्र और तेलंगाना बेहद अहम है। इंडिया अलायंस मुंबई में शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। अखिलेश यादव आए नहीं और महाराष्ट्र में अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ नहीं। मुंबई में इंडी गठबंधन शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। पक्ष के सारे बड़े नेता मौजूद हैं। शिवाजी पार्क में सभा से पहले राहुल और प्रियंका ने मणि भवन से अगस्त क्रांति तक पदयात्रा की और 63 दिनों तक चले यात्रा का समापन किया। चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पूरी तरह से दिखाई जाए। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद पहली तस्वीर है जब राहुल गांधी की जो पैदल यात्रा है वो मुंबई में निकाली जा रही है। इंडी गठबंधन की ये दूसरी बड़ी रैली है। रैली मुंबई में है, लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है। महाविकास अघाड़ी ने एक भी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उद्धव, राहुल, शरद और प्रकाश अम्बेडकर के बीच डील होनी है। सोर्सेज के मुताबिक 48 में 9 सीटों का पेच अभी भी फंसा हुआ है। प्रकाश अम्बेडकर को 4 सीट का ऑफर मंजूर नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे ओर से जो सीट शेयरिंग की घोषणा करनी है वो अगले 2-3 दिन में की जाएगी। महाराष्ट्र में 5 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। कोर्ट से केजरीवाल को राहत जरूर मिली, लेकिन ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल को 2 समन भेज दिए। केजरीवाल की मुश्किलें अब डबल हो गई हैं। ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले में 9वां समन भेजा है और 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। दूसरा समन दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में है, जिसमें केजरीवाल को 18 मार्च को पेश होना होगा। आम आदमी पार्टी को भी मालूम है, उनके नेताओं को भी मालूम है और जिसने जल बोर्ड में पैसे लूटने का खेल किया इन सबको मालूम है। जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी न किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड में करीब 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड में कई कामों के लिए ऐसी कंपनियों को ठेका दिया गया जो इसके योग्य ही नहीं थी। इस मामले में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और एक ठेकेदार की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। ईडी ने कुछ दिन पहले ही केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के घर पर रेड मारी थी। अखिलेश ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ परिवारवाद के पेंच में अखिलेश फंस गए। यूपी की आजमगढ़ सीट का टिकट भी यादव फैमिली में बंट गया है। अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान किया। नाम के ऐलान के साथ बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। उनको अपने परिवार के बाहर कोई यादव दिखता नहीं है। दिक्कत यही है, उनको लगता है कि यादव सिर्फ उनके घर में पैदा हुए हैं, बाकी कहीं कोई है ही नहीं, कोई इस योग्य भी नहीं समझते किसी को। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है वो इसी तरह की बातें करेंगे। बीजेपी के लोगों के परिवारवाद को मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा तो शायद आपके चैनल पर आपके पास इतना समय भी नहीं होगा। धर्मेंद्र यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे अभयराम यादव के बेटे हैं। अखिलेश यादव के आजमगढ़ सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा गया था, लेकिन निरहुआ से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। 2014 में मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुनाव जीते थे। 2019 में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की। इस सीट पर एमवाय समीकरण बहुत मजबूत है। यहाँ 21% यादव, 17% मुस्लिम और 19% दलित वोटर्स हैं। शाहजहां शेख केस में सीबीआई ने बड़ी गिरफ्तारी की है। शेख का पूरा परिवार अब सीबीआई के रेडार पर है। ये शाहजहां शेख का सगा भाई शेख आलमगीर है, जिसको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। शेख आलमगीर को ईडी पर हमले के इल्जाम पर अरेस्ट किया गया है। आलमगीर से अब सीबीआई पूछताछ करेगी। आलमगीर संदेश खाली में ही शाहजहां के साथ रहता है। शाहजहां के गैर कानूनी धंधों से जुड़ा हुआ है।
आलमगीर से पहले 9 घंटे तक पूछताछ की गई। उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार करने का फैसला किया। कोर्ट में आज 3 लोगों को प्रोडक्शन किया और 3 लोगों का 14 डेज पीसी मांगा था, लेकिन आफ्टर हियरिंग लर्नेड कोर्ट ने 5 दिन अलाउ किया। महफूजर मौला और सिराजुल मौला को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। महफूजर मौला संदेश खाली में टीएमसी स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट भी है। सिराजुल मौला संदेश खाली का एक लोकल निवासी है। शाहजहां शेख बंगाल में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी ने संदेश खाली पीड़ितों के लिए कैंप लगाए हैं ताकि लोग खुलकर अपनी शिकायत दे सके। लोग अब खुलकर शाहजहां ममता सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जिन घरों पर टीएमसी के झंडे लगे हुआ करते थे, वहां बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। संघ में क्या बड़े बदलाव हुए, संघ की नई रणनीति क्या है, नागपुर की सभा में संघ ने सब बताया। या संदेश खाली जैसे घटना जब होती है या घटना हो रही है, उसकी जानकारी मिलती है तो स्वाभाविक रूप से एक आक्रोश पैदा होता है। हम उनको शोपीस बनाकर दिखाना नहीं चाहते। देखो हमारे पास इतने मुसलमान हैं, इतने ईसाई हैं, आवश्यक नहीं है, करना भी नहीं चाहते। काशी मथुरा के संदर्भ में देखिए, हिंदू समाज की मांग है कि नहीं, धर्माचार्यों ने, विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को रखा है। संदेश खाली, मुसलमान, काशी मथुरा, आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में हर विषय पर बात हुई। दत्तात्रेय होसबोले को फिर से सरकारवाहक पद के लिए चुना गया है। दत्तात्रेय होसबोले अब 2027 तक सरकारवाह पद पर बने रहेंगे। हर साल संघ की प्रतिनिधि सभा होती है। इस बार 6 साल बाद संघ के मुख्यालय में नागपुर में ये सभा आयोजित हुई थी। इस बार 6 साल बाद संघ के मुख्यालय में नागपुर में ये सभा हुई। इस बैठक में संघ से जुड़े 1500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।